नमस्कार दोस्तों, राजवंश ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, हम हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से हम हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के हिस्ट्रिकल प्लेस, वहां का ऐतिहासिक चीज़ों को हमारे ब्लॉग के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको वहां के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। खास करके हमारी युवा पीढ़ी को जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये मेहरानगढ़ का किला है। इसे राठौड़ वंशज के राजा ने यहाँ बसाया था। तो चलिए दोस्तों, मेहरानगढ़ पोर्ट का विजिट करते हैं और जानते हैं उस वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के हिस्ट्रिकल स्टोरी के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जोधपुर शहर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। वहाँ पर कौन कौन से साइट सीन है, क्या उनका इतिहास है, कैसे जाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जोधपुर शहर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जब भी कभी आपको जोधपुर घूमने का दिल करे तो आपको किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जोधपुर पहुंचा जा सकता है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट है। यदि आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के हर रेलवे ट्रैक से जोधपुर सिटी जुड़ी हुई है। और यदि आप बाई रोड या बाई बस आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के हर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी से ये जुड़ा हुआ है। आप बाई बस या बाई कार आ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं लॉजिंग और फूडिंग के बारे में। दोस्तों, आप जब कभी भी जोधपुर घूमने आते हैं तो कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर आइए ताकि आपको जोधपुर के सारे साइट सीन आप अच्छी तरह से घूम सकें। यदि आप जल्दी जल्दी घूमेंगे तो आपका पैसा भी खर्च होगा और आपको थकान लगेगी और आपका जो ये विजिट है मेमोरेबल विजिट नहीं हो पाएगा। इसलिए कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर आइए। दोस्तों, यहाँ जोधपुर में रुकने के लिए आपको 500 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का अकोमोडेशन मिल जाएगा। आपकी जैसी अफोर्डेबल कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं। और बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। यदि आप जोधपुर शहर को घूमना चाहते हैं तो यदि आप ऑटो करते हैं तो आपको 500 रुपये में ऑटो वाला सारे साइट सीन करवा देगा। और यदि आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको यहाँ टैक्सी भी चार्जेबल पर जो है किलोमीटर के हिसाब से मिल जाती है। पर किलोमीटर आपको चार्ज किया जा सकता है और आप पूरा जोधपुर सिटी घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम विजिट करते हैं जोधपुर शहर का ऐतिहासिक किला जिसे मेहरानगढ़ का किला भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जोधपुर शहर के ऐतिहासिक किले मेहरानगढ़ के बारे में। दोस्तों, ये किला 400 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस किले में खूबसूरत शीश महल, फूल महल, हौली चौक, शस्त्र गृह और भी कई खूबसूरत कृतियां हैं जो आपको एक बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। इस किले में घूमने के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये टिकट है और यदि आप लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाना चाहते हैं तो उसका 50 रुपये अलग चार्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, इस किले में लिफ्ट भी लगी है। यदि आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है या कोई चलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखता है तो वो लिफ्ट के द्वारा ऊपर जा सकता है जिसका 50 रुपये चार्ज अलग से है। ये किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सैलानियों के लिए खुला रहता है। व्हीकल पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा पार्किंग है जहां पर आप अपनी व्हीकल पार्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मेहरानगढ़ किले के सफर को। दोस्तों, जैसे ही आप किले में प्रवेश करेंगे तो उसके बाएं साइड में आपको कुछ छतरियां बनी हुई दिखाई देगी। ये छतरियां उन लोगों की है जिन्होंने किले की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये छतरियां उन शूरवीरों के पराक्रम की गाथा बयान करती है। दोस्तों, किले का जो मुख्य द्वार है उसे जयपुर द्वार कहा जाता है। इस किले पर जाने के लिए आपको कुल 5 द्वारों से होकर गुजरना होता है। इस किले को एक श्रापित किला भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर अभी ये किला बना है इससे पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसे भाखर चिड़िया पर्वत कहा जाता था। उस पहाड़ी पर हजारों पक्षियों का बसेरा हुआ करता था और इस पहाड़ी पर एक साधु तपस्या किया करते थे। चूंकि राजा को वहां पर किला बनवाना था इसलिए राजा ने
उस पूरी पहाड़ी से सारे पेड़ों को कटवा दिया और उस साधु को वहां से हटा दिया, जिससे साधु ने क्रोधित होकर राजा को एक श्राप दे दिया। उस श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका था कि किसी भी एक व्यक्ति की यहाँ बलि देनी थी। दोस्तों, उस वक्त राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया और उस श्राप के बारे में लोगों को बताया। तब उसी नगर के राजा राम मेघवाल नामक युवक ने अपनी इच्छा से अपने प्राणों की बलि देकर उस जगह को श्राप मुक्त किया। दोस्तों, आप जब इस किले में प्रवेश करेंगे तो वहां पर श्री राजा राम जी मेघवाल की एक बहुत बड़ी शिला है, जहां पर उनका ये वर्णन मिलता है। दोस्तों, जैसे ही हम किले के पहले माले पर जाएंगे तो आपको खुले में रखी बड़ी बड़ी तोपें देखने को मिलेगी, जो कि सैनिकों की नज़र हमेशा किले के हर आने वाले और जाने वाले व्यक्ति पर रहती थी और इन तोपों के द्वारा वो सैनिक इस किले की रक्षा करते थे। आप देख सकते हैं कि किले में हर आने और जाने वाले व्यक्ति पर इन जरखों के द्वारा नजर रखी जाती थी और किसी भी प्रकार का खतरा होने पर इन तोपों की मदद से दुश्मन को रोका जाता था, ताकि किले से दुश्मनों को सुरक्षित रखा जाए। तो ये जो तोपें हैं, ये उस जमाने में इस किले की रक्षा करती थी। इसके साथ ही कुछ कोठरियां बनी हैं जहां पर तोपची रहा करते थे। किसी भी खतरे का आशंका होने पर तुरंत सैनिक अपना मोर्चा संभाल लेते थे। तो इस तरह से इस किले की सुरक्षा की जाती थी। दोस्तों, ये जो आप सामने आसन देख रहे हैं, ये पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ है और यहाँ पर राजा का राज तिलक हुआ करता था। यानी कि जब भी कोई नया राजा बनता था तो इस आसन पर बैठकर उसका राज तिलक किया जाता था। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि इस महल का निचला हिस्सा पूरी तरह से सफेद संगमरमर का बना हुआ है और उसके ऊपर का जो हिस्सा है लाल पत्थरों से बना हुआ है, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, ये जो आप सामने पालकी टाइप देख रहे हैं, इसको ओरा कहते हैं। इस ओरे को हाथी की पीठ पर बांध दिया जाता था और उस पर बैठकर राजा अक्सर शिकार किया करते थे या फिर युद्ध मैदान में जाते थे। इसके बाद ये जो बंद पालकी आप देख रहे हैं, ये विशेषकर रानियों के लिए बनाई गई है। इसी से मिलती जुलती ये पालकियां हैं जो लोगों द्वारा अपने कंधों पर उठाकर मैनुअल पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम में लाई जाती थी। ये पालकियां लकड़ी, सोना, चांदी और धातु से बनी होती है, जिस पर बैठकर राजा और रानी एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। जो खुली पालकी है उसमें राजा बैठा करते थे और जो बंद पालकी है उसमें रानियां बैठा करती थी। उस जमाने में रानियों को पुरुषों की नज़र से दूर रखा जाता था, इसी कारण से उन्हें बंद पालकियों में घुमाया जाता था या उन बंद पालकियों में रानियां सफ़र किया करती थी। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं श्रृंगार चौक में। यहाँ पर रानियां, पटरानियां, दासियां और राजघराने की स्त्रियां श्रृंगार किया करती थी। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये श्रृंगार पेटी है जो कि चंदन की लकड़ी, सोना और चांदी से बनी है। इससे रानियां अपना श्रृंगार रखा करती थी। दोस्तों, इसके बाद आता है शीश महल, जो कि पूरी तरह से शीशे का बना है। इसमें रंग बिरंगे कांच, सोना और चांदी के द्वारा बनाया गया है। ये राजा रानी के आराम का गृह होता था, यानी कि ये शयन कक्ष भी माना जाता था। इसके बाद आगे चलकर पूजा गृह में तब्दील किया गया, यानी कि पहले राजाओं का शयन ग्रहण हुआ करता था। उसके बाद जैसे जैसे राजा चेंज हुए तो उन्होंने उसके बाद में आगे चलकर उसे पूजा घर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, इसके बाद आता है दौलत खाना, जहां पर राजा अपना बेशकीमती खजाना छुपा कर रखा करते थे, यानी कि ये राजाओं का दौलत खाना हुआ करता था। दोस्तों, ये जो सामने आप पालकी देख रहे हैं, इसे महाडोल कहा जाता है। इसे राजा ने गुजरात के एक राजा से युद्ध में जीता था, जो पूरी तरह से सोने और चांदी की बनी हुई है। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये शस्त्र गृह है, यानी कि यहाँ पर राज्य के सभी शस्त्रों को रखा जाता था। इन शस्त्रों में भाले, बंदूक, तलवारें और भी कई तरह के हथियार हैं जो युद्ध मैदान में काम आते हैं। इन्हीं शस्त्रों में से एक तलवार अकबर की भी है और एक तलवार महाराजा उदय सिंह जी की भी है, जो दो धारी तलवार है, यानी कि दोनों तरफ उनकी धार है।
और दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये लोहे का एक बहुत बड़ा ताला है जिसका वजन करीब करीब 40 किलो का है। इसे 40 किलो का ताला भी कहा जाता है जो कि 4 चाबियों से खुलता था। दोस्तों ये जो आप सामने बहुत बड़ी पेंटिंग देख रहे हैं असल में ये मारवाड़ के कौशल को दर्शाती हुई एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये चावल और कपड़े के ऊपर चांदी और सोने के पानी से बनाई गई एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। दोस्तों इसके बाद आता है फूल महल जिसमें सोने चांदी और पत्तों से बना ये बहुत ही सुंदर फूल महल है जो कि एक कारीगरी का बेहद अच्छा नमूना है। यहाँ पर राजा अक्सर नृत्य और मनोरंजन किया करते थे। इसे दीवाने खास भी कहा जाता था। दोस्तों इसके बाद आता है तख्त विलास। ये पूरी तरह से सोने चांदी और रंगीन शीशों से बना हुआ है। ये राजा का शयन कक्ष हुआ करता था, यानी कि ये राजा का आराम गृह भी कहा जाता था। और ये है जनानी देवड़ी। यहाँ पर राजघराने की सभी स्त्रियां रहा करती थी। पुरुषों का यहाँ आना वर्जित था, इसलिए यहाँ की सुरक्षा सिर्फ किन्नर ही किया करते थे। दोस्तों इसके बाद ये है होली चौक जहाँ पर राजघराने के सभी लोग होली का त्योहार मनाते थे। दोस्तों इसके बाद आता है मोती महल। आपको बता दें कि इस महल को बनाने में सोने चांदी चूना मोती और सीप के पाउडर के द्वारा इस महल को बनाया गया है, इसीलिए इसे मोती महल कहा जाता है। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मीटिंग किया करते थे और रानियां पुरुषों के सामने आए बगैर झरोकों से उनकी बातें सुनकर अपनी राय दिया करती थी। दोस्तों इसके बगल में एक झूला घर है जहां पर राजकुमारों का पालन पोषण हुआ करता था, यानी कि जब राजा और रानी किसी भी मीटिंग में हुआ करते थे तब दासियां जो है उनके राजकुमारों को यहाँ पर रखा करती थी, इसीलिए इसे झूला घर कहा जाता है। और अब आता है ये माता चामुंडा का मंदिर जिसे राव जोधा जी ने 1459 में बनवाया था। माँ चामुंडा राजपूतों की इष्ट देवी मानी जाती है। तो दोस्तों ये था मेहरानगढ़ का किला। हमने कोशिश की है कि आपको हर उस छोटी से छोटी जगह को, उस छोटे से छोटे इतिहास को आपको दोहरा जाए ताकि आपको इस मेहरानगढ़ किले की महत्ता के बारे में पता चल सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस विजिट में मैं आपको मेहरानगढ़ के किले के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों चूंकि सभी जगहों पर हम एक साथ नहीं जा सकते हैं और यदि हम एक साथ शूट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे जोधपुर के बाकी साइट सीन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जोधपुर की बाकी साइट सीन के साथ। धन्यवाद।